भी बिजनेस प्रोविजन गई, डेप्रिसिएशन गई है। अभी तुम्हारा आज भी डेप्रिसिएशन चलेगा, कल भी डेप्रिसिएशन चलेगा, मुझे लगता है परसों भी यही चलेगा। बड़ा चैप्टर है ये। हाँ महंगा तो पड़ता है, एक दिन का 5-7 हजार ले लो, महंगा तो पड़ता है भाई। कल मैंने इस कैमरा से देखा, मैं तुम लोग को एक दिन ये कैमरा दिखाऊंगा। इस कैमरा से तुम वो चिमनी देख रहे हो, वो देखो दूर में चिमनी दिख रही है, देखी? उस चिमनी में इंदौर मालवा कल हमने देखा, इससे पूरा एकदम क्लियर दिखता है। और उसमें कोचिंग क्लास और सिर्फ नंबर लिखा है, कोचिंग क्लास का नाम भी नहीं लिखा। ये तो थोड़ा बेवकूफी है। अरे वो कैमरा यहां से चालू नहीं होगा, रुको उसको। अच्छा तुम्हारा कैमरा, यार ये बच्चे बहुत लेट करते हैं यार, 10:02 हो गया है। क्या? अरे बहुत क्लियर दिखता है। कल हमने देखा कि बिल्डिंग छिपी हुई है उधर, अभी भी दिख नहीं रही है, इससे पूरी क्लियर दिख रही थी वो उधर। हाँ ये महंगा है, 1 लाख रुपए का है ये। चलो यार शुरू करते हैं, बच्चे तो आए नहीं। अब कल वाला क्वेश्चन पहले करें जो टेस्ट में दिया था, जो आप सबने गलत किया है। गलत करने का रीजन ये था कि आपने ढंग से क्वेश्चन देखा नहीं। चलिए एक बार क्वेश्चन बताओ ना, टेस्ट क्वेश्चन। ठीक है याद आ गया, परचेज है 5 लाख, सेल है 6 लाख, और डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। अब देखो कल भी मैंने आपको बोला था, यहां सेल तो लिखी है लेकिन ये नहीं लिखा कि कौन सी सेल हुई है, तो लग गया कौन सा मेथड। अब आप सबने जो कल काम किया वो अकाउंट्स में होता है, इनकम टैक्स में नहीं होता। अब इनकम टैक्स की दास्तान सुनना, कल मैंने आपको क्या बोला, 10 लाख में से 3 लाख, याद आ रहा है? आप सुनना ध्यान से सुनना, 6 लाख की सेल है, 6 लाख में से 4 लाख पहले चला गया, कितना बचा? कितना बचा? 2 लाख यहां से सोल्ड हुआ। ऐसा है, ये लगता है इनकम टैक्स अकाउंट्स को फॉलो ही नहीं करता। मैंने आपको कल भी बोला था, आप अकाउंट्स भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अकाउंट्स गलत होगा, अकाउंट्स अकाउंट्स है, टैक्स टैक्स है। आपने यदि अकाउंट्स में टैक्स कर दिया, टैक्स में अकाउंट्स कर दिया, पूरा गया। क्योंकि ये क्या चल रहा है, इस पे एक एक्ट है 1961, और ये कहता है फीफो मेथड यू मस्ट हैव टू अप्लाई। तो फीफो कहता है जो पहले आया पहले गया, तो 6 लाख में से पहले 4 लाख की असेट गई, एंड आफ्टर दैट बची हुई 2 लाख वो परचेज में से गई। अब से आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। यदि मान लीजिए ये सेल 7 लाख होता तो क्या करते, ऊपर की 4 खत्म, नीचे की 3 खत्म, बची कितनी? आ गया समझ? चलो ठीक है, तुमको मालूम। अब देखो एक बात मैं और आपको बोल रहा हूं,
टेस्ट से सीखना, उसको दिल पे लेके मत बैठ जाना। जैसे वो हमारे May 25 के बच्चे, वो दिल पे लेके बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। कितने सारे बच्चे हमारे सामने आके रोते रहते हैं। अब मैं नाम नहीं बता सकता, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, नहीं तो वो मेरे को मना करके रखे, बोले किसी को बोलना मत। अब वो बोर्ड रूम में आते हैं 1 to 1 करके, आप मानोगे नहीं कितनी लड़के 1 घंटा रो रो के जाती है कि हमारा टेस्ट खराब। भैया इसको दिल पे नहीं लेना है, इससे सीखना है। आप दिल पे लेके बैठ जाओगे तो आपका वाट लग जाएगी। कोई हम आपको स्कूल थोड़ी ना कि मारेंगे पीटेंगे पनिशमेंट देंगे मुर्गा बना देंगे, सीख रहे हैं। एक शब्द होता है, आपने सुना हो, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाम क्या है? प्रैक्टिसिंग। इसका मतलब क्या है? जीवन भर सीख रहे हैं। तो आज हमसे कोई क्लाइंट आता है, हमसे भी गलती होती है। आज हमारे जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कुछ और बता रहे हैं, हम कुछ और बता रहे हैं इन रिलेशन टू प्रैक्टिस। हमसे भी गलती होती है। अब हम रो धो के बैठ गए, हमसे गलती हो गई, हो गया। इंदौर के सबसे पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिसके अंडर में मैंने आर्टिकलशिप की थी, आज वो हो गए 86 के। तो यार उनके आगे हमारा क्या, हम तो उनसे 50 साल छोटे हैं। घंटा कुछ हो पाएगा क्या हमारा? वो कहाँ चले गए और हम कहाँ हैं। तो आप दिल पे मत लिया करो, सीखने की उम्र है। तो इसीलिए टेस्ट दो और सीखते रहो। और एक छोटा सा काम और करना, क्या करना, जब भी मैं टेस्ट के क्वेश्चन दूं तो एक टेस्ट की डायरी बना लो, या एक छोटी सी कॉपी बना लो, 5-10 रुपए की आती है। वो जो टेस्ट है, क्योंकि वो तो इसमें आएगा, तो वो टेस्ट जो इसमें आएगा उसको इसमें लिख दो। क्योंकि देखो कल जो तुमसे गलती हुई, माइट पॉसिबल हो सकता है अगली बार भी गलती हो, तो वो तुम सॉल्यूशन इसका यहीं लिख दिया करो, ऐसा तो तुम्हें दिखने में आएगा। चलो अब करते हैं। ओपनिंग WDV है, परचेज है, कितनी हो गई? माहेश्वरी जी इधर देखिए, सेल फीफो मेथड लग गया। फीफो मतलब क्या होता है? जो पहले आया पहले गया। अच्छा सॉरी, तो फीफो का मतलब क्या? पहले ये सोल्ड हुआ, फिर बचा कुछ ये सोल्ड हुआ, तो कितना बच गया? 3 लाख। कहां से बचा? परचेज में से। डेट दी है कि मैंने परचेज की? क्या दी है? 16/4/23, मतलब 180 डेज से ज्यादा। और डेप्रिसिएशन की रेट कल मैंने जान करके नहीं दी थी। इवन मैंने असेट भी नहीं बताया कौन सा है, ना फर्नीचर ना, ये भी मेरा एक गेम ही था। कुछ ना लिखा रहे, कुछ ना लिखा रहे तो ज्यादातर अजम्पशन 10% लेना। कल तो तुमने तुक्का मार दिया था मुझे लग रहा है, बट ठीक है, चलो सीखने की एज है। तो ज्यादातर डेप्रिसिएशन 10% लेना। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कुछ और ले लो तो गलत हो जाएगा। ज्यादातर तो इसका 10% कितना हो जाएगा? तो ये है आपका आंसर। जो मैंने देखा वही सही। कैपिटल गेन कब होता है मैं आपको ये भी समझा देता हूं। जैसे ये कितनी की एसेट है? 9 लाख। जब 12 लाख हो जाता सेल, 10 लाख हो जाता। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखाया था, सेल ग्रेटर देन, लेकिन वो WDV कैसे देखनी है? टोटल, इंडिविजुअली नहीं देखनी है, टोटल देखना। कभी भी इंडिविजुअल मत टारगेट कर देना कि एक की देख रहे हैं, टोटल टोटल ऐसा है। चलिए अब हम आज से, मतलब आज हम एक नई केस स्टडी पढ़ेंगे। सेल की डेट परचेज डेट से ऊपर दी है, अच्छा मैं समझ गया। तो फिर ओपनिंग WDV बेचा है। अब केस 2 क्या कहता है सुनिए, अच्छा केस है। केस है अमालगमेशन, डीमर्जर या कन्वर्जन इनटू कंपनी। अमालगमेशन, डीमर्जर, कन्वर्जन इनटू कंपनी। इधर देखिए एक बार, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं, डेमो से समझिएगा। ये अगला केस है, केस नंबर 2। ये डेमो देखिए आप। एक एक्स नाम का
सोल ट्रेडर है, कन्वर्ट किसमें हो गया, इनटू एक्स लिमिटेड कंपनी। एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन जो परचेज सेल का काम करता था, वो कन्वर्ट हो गया, अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर पढ़िए, जब कंपनी में कन्वर्ट हुआ तो इसकी जो असेट थी वो कंपनी को चली गई, इसकी जो लायबिलिटीज थी वो कंपनी को चली गई। तो यानी आपने असेट और लायबिलिटीज अब कंपनी में कन्वर्ट करवा लिया। अब हुआ ये, सीतारमन एक ही बात कहती है कि भैया असेट है फिजिकल तो ही डेप्रिसिएशन लेना, नहीं तो मत लेना। यानी मान लीजिए ये लैपटॉप मेरे पास नहीं है, ये कंप्यूटर मेरे पास नहीं है, कैमरा मेरे पास नहीं है, और मैं उस पर जबरदस्ती डेप्रिसिएशन ले रहा हूं, मैं नहीं ले पाऊंगा। और ऑडिट भी यही कहता है, ऑडिट में एक शब्द होता है एस ए, वो भी यही कहता है भैया फिजिकल एग्जिस्टेंस है किसी असेट का, देन यू टेक डेप्रिसिएशन, तब आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो और क्लेम कर सकते हो। अब आप सोचिए, असेट किसके पास थी, सोल ट्रेडर के पास, किसके पास चलेगी, कंपनी के पास। तो यानी थोड़े थोड़े टाइम असेट इन दोनों के पास रही, तो जितने टाइम इनके पास असेट रही उतने टाइम का ये डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, यानी प्रोपोर्शनेट बेसिस। अब ये प्रोपोर्शनेट बेसिस क्या होता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए एक्स नाम का सोल ट्रेडर कंपनी में कन्वर्ट हो गया, माहेश्वरी जी कंपनी में कन्वर्ट हो गया। 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त तक ये सोल ट्रेडर ही था, लेकिन 1 सितंबर 2023 से लेके 31 मार्च 24 तक ये क्या बन गया, कंपनी। ध्यान से सुनना, असेट किसकी है, ट्रेडर की है, तो असेट कहां जा रही है, कंपनी के पास। तो अब क्या होगा, आप पहला काम ये करेंगे, जैसे मान लीजिए एक मशीन दी हुई है, किसकी है, ट्रेडर की है, एक्स की। कितने की है, कुछ अज्यूम ले लेते हैं 10 लाख रुपए की है, और अजम्पशन ले लेते हैं, इस पे दिल पे मत लेना, मैं मेरे मन से ले रहा हूं, 10% का डेप्रिसिएशन है। कितना हो गया, क्या आ गया, क्या बोलेंगे। लेकिन अब ये डेप्रिसिएशन 2 भागों में बट जाएगा, सोल और कंपनी। कैसे, इधर देखिए, 1 लाख है, डिवाइड बाई साल में कितने महीने होते हैं, 12। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना किसके पास थी, ट्रेडर के पास, और 7 महीना किसके पास चली गई। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, आप फिर सुनना, ट्रेडर की असेट कन्वर्ट हो रही है कंपनी में, या ट्रेडर की असेट जा रही है कंपनी में। आपको विनय सर एक चैप्टर पढ़ाएंगे अमलगमेशन, उसमें ये है कि अमलगमेशन में न्यू कंपनी अपनी इच्छा पूर्वक अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट ऑफ विथ न्यू ओल्ड कंपनी वो कुछ असेट लेके चली जाती है। तो भैया असेट किसके पास आ गई, न्यू के पास। तो मैं फिर बोल रहा हूं, वापस से बोल रहा हूं, 10 बार बोल रहा हूं, असेट किसकी है, किसके पास जा रही है। अब डेप्रिसिएशन किस में डिवाइड होगा, 2 में। लेकिन मुझे एक आंसर दीजिए, यदि कन्वर्जन के बाद कंपनी असेट खरीदती तो क्या डेप्रिसिएशन डिवाइड होता, नहीं होता। क्यों, कन्वर्जन के बाद क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि वो तो कंपनी बन चुकी है। कन्वर्ट किसका हो रहा है, जो अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, जो असेट इधर से उधर जा रही है, समझना। जैसे कैपिटल फर्स्ट नाम की एक एनबीएफसी थी और आईडीएफसी नाम का एक बैंक है। 2018 में इन दोनों में क्या हो गया, तो इसकी
असेट कहां चली गई? तो अब इसने डेप्रिसिएशन क्या किया होगा? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा, कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी। लेकिन आईडीएफसी जो असेट खरीदेगा वो डिवाइड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में न्यू कंपनी है, टेक ओवर कंपनी है। यानी टेक ओवर मतलब जिसने टेक ओवर किया है। तो भैया ध्यान रखना, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, सुनना ध्यान से। पहले सारे डेप्रिसिएशन निकाल लेना सोल ट्रेडर के, और निकाल के उसको इकट्ठा कर लेना, ऐड कर देना, और फिर उसको डिवाइड कर देना। तो तुम्हारे पास बुक निकाल लो एक बार। वो कल जो पेज में थे उसी बुक को निकाल लो, या उसी पेज को निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए, 10वां नंबर क्वेश्चन। पेज नंबर एक बार देख लीजिए आप। मैं आपको क्वेश्चन पूरा एक बार समझा देता हूं, फिर आप आराम से करिए। इधर देखिए, इसको बोलते हैं मेसर्स। मेसर्स सिद्धांत एंड कंपनी। पढ़िए कौन है? सोल है। किस में कन्वर्ट हो गया और नाम क्या हो गया? सिद्धांत कंपनी लिमिटेड। कब हुआ ये? यानी बहुत ही गंदी डेट दी है। इसका मतलब इसमें डेज के कैलकुलेशन होंगे, महीने के नहीं होंगे। बहुत बढ़िया कनक, वेरी गुड। 10:17। और कल टेस्ट क्यों नहीं दिया? हाँ सोच ले, सांस ले ले, सांस ले ले। 29 नवंबर को कंपनी में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान से सुनना, जिस तारीख को कन्वर्ट होते हैं, यहां देखो, इधर देखो, सोल की पीरियड क्या आएगी? 1 अप्रैल 23 से 28 नवंबर 23 सोल की रहेगी। तुझे नहीं बोल रहा हूं, इन लोग को बोल रहा हूं। और कंपनी की डेट क्या रहेगी? 29 नवंबर 2023 से 31 मार्च 2000। समझ गए कि नहीं समझे? एक बार कैलसी उठाओ ना, डेज कैलकुलेट करते हैं जरा। अप्रैल के 30 दिन, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31 और नवंबर के 28। बताना कितना हो रहा है? पक्का मोहर लगा दूं? सोल का डेज हो रहा है 242। अब एक काम करो, 365 दिन में से माइनस कर दो, और कंपनी का डेज हो रहा है 123। यानी सोल 242 दिन का डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा और कंपनी 123 दिन का डेप्रिसिएशन क्लेम करेगी। समझ गए कि फिर से बोलूं? जल्दी बोलो। सोल कितने दिन का करेगा? 242 दिन। कब से कब तक? और कंपनी कब से कब तक करेगी? अब सुनिए, आपको एक छोटा सा मैं टास्क दे रहा हूं। ये इधर देखो, इधर ये वाला पैरा अभी मत पढ़ना, ये मैं कराऊंगा। ये जो पैरा है ना, ये पैरा ये मत करना, ये मैं कराऊंगा। तुमको सिर्फ ये वाला काम करना है। क्या करना है? बिल्डिंग 10% है, फर्नीचर 10% है, और मशीन 15% है। सबकी WD भी दी हुई है। कल का कुछ याद है? ब्लॉक। तो इन दोनों का एक ही ब्लॉक बनाना और 15 का अलग। इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर इधर देखो। तो ये कितना हो जाएगा ब्लॉक? 4 लाख। और ये कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो पहले आप 2 ब्लॉक बनाइए, 10 का 15 का। 4 लाख पर डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए, 40,000 आएगा। इधर इधर भैया 2 मिनट, 40,000 आएगा। और इधर आएगा 30,000। हाँ 30,000। 2 लाख का 15% 30,000। फिर छोटा सा काम करना, 40,000 को डिवाइड कर देना किसमें? सोल और कंपनी में। और 30,000 को भी डिवाइड कर देना सोल और कंपनी में। चलो करो।
बोली कनक साहब, क्या सोचा आपने, आपको क्या लगा? हम्म, बस लप्पी दे दी, पूरा झूठ लप्पी। तो तुझे तो मैंने वानी में देखा ही नहीं, वानी में तो खाली वो अकेली बैठी हुई थी। टेस्ट तो आ गया था 5:30 5:15 बजे। देख देख। और अरे टेस्ट देख पहले टेस्ट का टाइम देख देख, जा पे ग्रुप पे जा। 4:48 पे तो टेस्ट आया ही नहीं है। इन्होंने मुझे फोन किया, मैं क्लास ले रहा था। बोलो भाई। 40 और 30 70 70 हजार को आपने बांटा है। हाँ मतलब 40 अलग 30 अलग। चलो अपन करते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो सेकंड केस है यानी क्वेश्चन नंबर 10, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में कई बार आया है, इसको स्टार मार्क दीजिए। और लास्ट टू लास्ट पता नहीं 2023 या 22 में भी आ चुका है, ये एग्जाम में काफी बार आता है। अब देखिए, सोल ट्रेडर बन गया कंपनी, मेरे ब्लॉक में 10% है, 15% है। अब बिल्डिंग है 3.5 लाख, फर्नीचर है 50,000, ये हो गया 4 लाख। वो तो मैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूं। प्लांट एंड मशीनरी, तो बच्चे जो ऑनलाइन में बैठे हैं उन्हें बोलेंगे कहां से ले आए फिगर, 2 लाख। ठीक है, अब हम इस पे, क्योंकि ये डब्ल्यू है दोनों, और डब्ल्यू पे 180 डेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ये भी डब्ल्यू है, 180 डेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो इस पे 10, तो डेप्रिसिएशन आ गया 40, इस पे 15, डेप्रिसिएशन आ गया 30। आप चाहो तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो टोटल करके, और एक साथ भी डिवाइड कर सकते हो। आप चाहो तो सिंगल सिंगल भी डिवाइड कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। एक साथ कर देंगे तो टाइम कंज्यूमिंग बचेगा। तो ये हो गया, ये हो गया 70,000। अब जैसा कि मैंने बोला, अब जैसा कि मैंने बोला, सोल और कंपनी 70,000 की डेप्रिसिएशन थी, 242 दिन डिवाइड बाय 365। अब ये 242 दिन कहां से आए, 1 अप्रैल 23 से 28 नवंबर 23, जिस दिन कंपनी कन्वर्ट हुई उस दिन का नहीं लेना है। और 70,000 मल्टीप्लाई कितना था, 123 डिवाइड बाय 365, ये आया 29 नवंबर से 31 मार्च 2024। कितना होगा देखो तो,
23,500 क्या लिखूं, 12 क्या, तो ये टैली कर रहा है अमाउंट, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका सोल का, और ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो यहां तक कर लीजिए। इसको मैं थोड़ा ऊपर ही कर देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। आज राज नहीं आया और यादव जी नहीं आए। पिज्जा के चक्कर में पता नहीं किस लिए नहीं आया, भगवान जाने। राज और यादव जी, यहां तक हो जाए तो बोल देना भाई। अच्छा, मैं हर चैप्टर का क्विक रिवीजन भी दे रहा हूँ यूट्यूब पर। अभी तो वो चैप्टर हुए हैं जो तुमको मैंने पढ़ाए नहीं है, तो जब जब तुम्हारा जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा, जैसे तो इसका एक क्विक रिवीजन 40 मिनट का है, मैं तुमको दे दूंगा। 40 मिनट में बिजनेस प्रोविजन खत्म, और टॉपिक वाइज भी है। डेप्रिसिएशन का अलग है, आगे चल के और भी सेक्शन आएगी, उसका अलग है, इसका अलग है। तो तुम खाली वो देखो और चले जाओ ऐसा। नहीं कार्तिक, मैं तेरा नहीं बोल रहा हूँ, वो यादव है ना एक और उधर जो बैठता है, ऋषभ यादव, वो भी नहीं आया है। हो गया कनक? टेस्ट में मेरा नाम, मतलब तुमने तुरंत ही सबमिट किया इसलिए मैंने नाम नहीं डाला। लेकिन तुम तो बोल कर गए थे ना कि हम सबमिट करेंगे ऐसा, इसलिए मैंने कुछ बोला ही नहीं। तेरा भी कहाँ डाला मैंने, डाला है क्या? 1 मिनट, माहेश्वरी जी से ही जानता हूँ मैं। एक तो वो क्या ग्रुप का नाम है, मैं ग्रुप ही भूल जाता हूँ इतना। हाँ भव्य, नहीं भूला नहीं, आपसे आज से रोज डालूंगा। तो कनक हो गया, थैंक यू कनक देर से आने के लिए। अब इधर देखो, अब क्या लिखा है पढ़िए, तो ये क्या लिखा है, फर्दर यानी आगे की दास्तान। 15 अक्टूबर 2023 को, अब 1 मिनट रुक जाओ बस खाली। 15 अक्टूबर 2023 को ये जरा पढ़ो तो क्या लिखा है, मैसर सिद्धांत, यानी ये मैसर सिद्धांत एंड कंपनी ने, बच्चा कंफ्यूज, बच्चा बोलेगा कंपनी ने खरीदा है, जबकि कंपनी का नाम क्या लिखा है, सिद्धांत कंपनी लिमिटेड, यानी कन्वर्जन के पहले की बात है। फर्दर 15 अक्टूबर 2023 को मैसर सिद्धांत एंड कंपनी ने एक नया प्लांट और खरीदा, यानी सोल ट्रेडर ने नया प्लांट खरीदा है। कब खरीदा? 15 अक्टूबर। परचेज डेट दी है, पुट टू यूज नहीं दी, क्या करेंगे? और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? अब रुक जाइए, मुझे जरा बताइए डेप्रिसिएशन कितना आएगा 1 लाख पे 15% से? बहुत बढ़िया, इधर आओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ। 1 लाख का 15% कितना होता है? 15,000। 180 डेज कौन काउंट करेगा? 15 अक्टूबर को मशीन आई है, यानी 180 डेज से कम है, तो हाफ आएगा, 7,500 आएगा। अब मुझे तुम एक बात बताओगे,
ये मशीन किसकी है? मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूं, कैलसी में मुझे जरा डिवाइड करके बताओ तो क्या डिवाइड होगा? डेप्रिसिएशन, कि सोल ट्रेडर कितना डेप्रिसिएशन लेगा, कंपनी कितना डेप्रिसिएशन लेगी, कैलसी में करके बताओ। मुझे नहीं आता, करके बताओ। कैलसी में करना, ट्राई करके बताओ। किस में डिवाइड किया? हाँ तो नंबर ऑफ डेज क्या? 60, 60। कहां से आया 45 डेज? हाँ तो 43 अपॉन डिवाइड किससे किया? 365। 365 के हाफ। काजल किस में किया? चलो आओ, सब गलत कर रहे हैं, आ जाओ, इधर आओ। टोल ने असेट खरीदी, क्या खरीदा? ठीक, कितने की? 180 डेज से, तो कितना हो गया? अब मुन्ना ऐसा है, ये जर्नी शुरू हो रही है 15 अक्टूबर 23 से 31 मार्च 24। उठाओ कैलसी, अब कैलसी उठाओ। कैलसी में अक्टूबर के कितने दिन आएंगे? हाँ हाँ, 17। आपको 15 तारीख से गिनना है, 15 से 31। देख लो एक बार, 16 ही हो रहे ना, 17 ही हो रहे ना? 17 होंगे, काउंट करो। 17 होंगे, काउंट करो। अरे 14 से मत गिनो, अरे 14, 15 से गिनो, 15 को भी लो। बहुत बढ़िया यादव जी, वेरी गुड। टाइम क्या हो रहा है? कल से 11 बजे। 15 से गिनो, 15 से 31 कितने होते हैं? तो चलो स्टार्ट करो। अक्टूबर के 17 दिन, नवंबर के 30, अरे शांति, मैं पढ़ कर आया हूं। दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 31। अरे क्यों दिल पे लेती है, एक एक दिन का कुछ नहीं चलता। बोल, लिप ईयर है क्या 2024? तो ये 366 का साल है ये। ले लो, चलो एक दिन और ले लो। कितने दिन हो गए? पक्का? लिख दूं ना? तो तुम मत लिखना भी। तो ये सोल है, ये कंपनी है। 7,500, सॉरी 7,500 अपॉन में 169 कैसे आया? इन मतलब 15 अक्टूबर से 31 मार्च तक आ रहा है, और यहां पे भी 7,500 मल्टीप्लाई अपॉन 169 इधर से आया। ठीक है, वापस से कैलसी उठाओ। अक्टूबर के 17 दिन और नवंबर के 28 दिन कितने हो गए? और इधर देखो कितने हो रहे हैं, इधर देखो। अरे 169 से 45 माइनस कर दो ना, कितना हो रहा है? 120। अब रुको, ये कहां से आएगा? 15 अक्टूबर 23 से 28 नवंबर 23, और ये आएगा 29 नवंबर 2023 से 31 मार्च 24। निकालो अब कितना आएगा? 19। और ये नहीं यार। हाँ, लो करो।
स्टार्ट करूं? बहुत झोल है, देख रहे हो केस में, सब अलग अलग निकालना है। कनक समझ आया? यादव जी, सबको क्यों लग जाता है? कल कनक को लगा कि मैंने टेस्ट 7:15 दिया तो मैं रात को क्या दूं, काजल को लगा कि मैं टेस्ट क्लास में लूंगा, सब बेवकूफ बनाते हैं, लगा लगा। अभी तो राज नहीं आया है, उसको क्या लगेगा मुझे मालूम नहीं, उसको लगेगा कि क्लास ही नहीं है आज। माहेश्वरी जी को भी बहुत कुछ लग जाता है। तुमको बहुत जल्दी आसमा मंसूरी ज्वाइन करने वाली है यहाँ पर, आसमा मंसूरी यहाँ पे ज्वाइन करने वाली है। यही बैठा दूं मैं तुम्हारे साथ, इधर ही बैठा हुआ, फिर समझ में आएगा आई लाइक डेप्रिसिएशन की आई लाइक यू। आसमा मंसूरी ने, यादव जी ये डेप्रिसिएशन का सम आप अधूरा लिख रहे हैं, इसके पहले का भी सॉल्यूशन है। हो गया, लेकिन क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ। कनक बड़ी परेशान है, बोले क्या है ये सब चक्कर ये में। अच्छा भला मैं कुछ और कर लेती। चलो करूं, हटाऊं इसको। अब सुनना, अब ये पढ़िए, क्या लिखा पढ़िए। कन्वर्जन के बाद, यानी अब किसने खरीदा? अब कंपनी ने खरीदा है। क्या डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे। कंपनी ने क्या खरीदा और कब खरीदा और डेट लिखी है? लिखी है, ये पढ़िए। और कन्वर्जन कब हुआ है? 29 नवंबर के बाद, यानी 180 डेज से कम। तो चलो एक लास्ट निकाल लेते हैं। कंपनी ने फर्दर परचेस किया है, सिद्धांत लिमिटेड परचेज न्यू मशीन आफ्टर कन्वर्जन 50,000, 15% हाफ, 180 डेज से कम, क्योंकि 29 नवंबर को कन्वर्जन हुआ है। कितना आएगा? और ये आ गया आखिरी डेप्रिसिएशन। लेकिन हम इस तरीके से यदि एग्जामिनर को देंगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, तो हम लास्ट में अपना आंसर को समरी में लिखेंगे। करें? चलिए समरी आंसर लिखते हैं। अब समरी आंसर ब्लॉक वाइज चलेगा। 10% सोल, 10% कंपनी, 15% सोल, 15% कंपनी। अब धीरे धीरे फिगर बताइए। सबसे पहला फिगर 10% का जो ऊपर लिखा है सोल का, बताइए कितना आया? कुछ 46 आ रहा था। और कंपनी का 590। फिर वापस से एक हुआ है 15 अक्टूबर वाला, वो बताओ। अच्छा वो मशीन है कि क्या है? 15% ना? हाँ बोलो।
19985502 और कंपनी ने फर्दर परचेस किया 3750। अब आप इसका टोटल लगा लीजिए, इसका टोटल आएगा ये, इसका टोटल आएगा ये, इसका टोटल आएगा ये, और इसका टोटल देख लीजिए कितना आ रहा है। नहीं कितना, 920 ना, अच्छा ये भी 2, अच्छा ये, हाँ तो ये रहा आपका आंसर। सोल पे 10% ये आ रहा है, कंपनी पे 10% ये आ रहा है। अब आप आराम से देख लो केस, कोई डाउट हो तो पूछ लो, केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिकॉर्डिंग, मजे लो जिंदगी के। लेट क्यों हो गए यादव जी? अच्छा तो ठीक है, चलो 11 बजे का मालूम था, आप तो आए 10:33 पे, आधा घंटा। हाँ ये बात भी है। बट केस बहुत इंपॉर्टेंट है कनक्स, तो आप सब एक बार ये गो थ्रू कर लो, और यदि कोई डाउट है तो पूछ लो। भाई तू उसको बता दे, तेरा नाम भूल गया मैं, चेतन, चेतन शर्मा, चेतन शर्मा से याद रहेगा। भव्य, माहेश्वरी जी, कनक, काजल, यादव जी, चेतन शर्मा और प्रतिभा। आप माहेश्वरी जी के नाम से ठीक है, तो कालिंदी निकलेगा नहीं, काली निकल जाएगा। मैं ग्रुप पे लिख दूंगा तो फिर तू भड़क जाएगी बोले, इसलिए माहेश्वरी जी, कालिंदी, काली। देखना हो जाए तो मुझे बोल देना। और 1 मिनट, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 6, 7, 8, 8 केस है। सेकंड केस का हेडिंग था, ये रहा, ये लो, अमालगमेशन, डीमर्जर, कन्वर्जन इनटू कंपनी। ये सेकंड केस है, अब हम थर्ड लिखेंगे। तो चलो भैया, हो गया आपका सबका। अब पढ़िए हेडिंग क्या है। ये केस सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगा, लिख लीजिए, ये केस सिर्फ मशीन पे एप्लीकेबल होगा, ये केस सिर्फ मशीन पे एप्लीकेबल होगा। मशीन कहां से खरीदी, वो भी किस में, फॉरेन। और आप सबको ये मालूम है कि फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट करती है, फॉरेन करेंसी एक एक पल में फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि इसका मार्केट भी है, शेयर मार्केट। यानी इंडिया में हम फॉरेन करेंसी में तो बैलेंस शीट बनाएंगे नहीं, हम तो इंडियन रुपीस में बनाएंगे। यानी बट ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या आने वाला है कि फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीस में चेंज करना पड़ेगा।
मतलब हमको फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना इंडियन रुपीस में, और जब हम फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो उसी के ऊपर केस है कि किस तरह डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो पहला शब्द ये कि ये केस किस पे एप्लीकेबल होगा, सिर्फ मशीन पे। क्योंकि आप सोचो, क्या आप फॉरेन कंट्री से बिल्डिंग लेकर आ सकते हो? बोलो तो ले आए, और फर्नीचर भी नहीं ला पाओगे। अरे वो सब कहने की बात होती है। आप क्या बेंच भर भर के क्या फ्लाइट में लेकर आएंगे? तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये सब पहली बात तो मैं बता दूं। अब आप बोलोगे सर किसी बात कर तो मशीन कहां से आ जाएगी? ये सब जहाज से आती है, पानी के जहाज, वेसल। आपके घर में कालिंदी से पूछते हैं तो माँ काली, आप ये मुझे बताइए, आपके घर में टीवी कौन सा ब्रांड का है? इतना सोच के, एंजल, एलजी, मतलब कनक पूरी इंडियन ही है। लाइव गुड्स, सोनी कुड़ी, सोनी कुड़ी, सोनी कुड़ी सोनी, सोनी एंड एलजी मेरे यहाँ है। अब हम में से ऑलमोस्ट, काली माता, हम में से ऑलमोस्ट सब भारत के बाहर के टीवी यूज कर रहे हैं। सैमसंग, खाली टीसीएल, सब अलग अलग यूज कर रहे हैं, खाली कनक को छोड़कर। तो यानी कहीं ना कहीं कनक देसी ब्रांड है, लेकिन हम देसी नहीं है, हम विदेशी ब्रांड है। अब आप मुझे एक बात बताइए, कहीं ना कहीं यदि टीवी लॉट में आएगा इंडिया के बाहर से, तो वो तो भैया एक एक कंसाइनमेंट आएगा। कंसाइनमेंट जानते हो? पूरे टन में आएगा। तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, कस्टम यानी पानी के जहाज से ही सब माल लेकर आते हैं। क्योंकि फ्लाइट महंगी पड़ती है, फ्यूल बहुत महंगा पड़ता है, और पानी का जहाज उससे कंपेयर में थोड़ा सस्ता है। मैं पूरा तो नहीं बोल सकता, थोड़ा सस्ता है। तो चलिए आइए समझते हैं। आप लेने गए मशीन, मशीन लेने गए तो मशीन लेकर आए, लेकिन आपने उधारी में खरीदा मशीन को। ध्यान ध्यान से सुनना। कब गए? चलो एक तारीख समझ लेते हैं। आप गए 1 अप्रैल 2023 को, और डॉलर 20,000 में मशीन लेकर आए, यानी उधारी में मशीन लेकर आए। कुछ हुआ क्या? डॉलर, कनक को ढूंढ रहे हो डॉलर 20,000 में मशीन लेकर आए, ठीक, और वो भी उधारी में लेकर आए। अब आप सुनना, मैं आपको आज एक 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट बताता हूं कि बाहर कौन से कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। तो माहेश्वरी जी ऐसा है, एक कॉन्ट्रैक्ट चलता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट चलता है, ये फ्यूचर लिखा है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या होता है सुनना। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूं। एक एग्जांपल देके, आज चिल्ड्रंस डे है, कल 13 थी, आज 14 है। थोड़ा सा फ्लैशबैक पीछे जाते हैं। मान लो 13 तारीख को काली मां बोर्ड रूम में आई, और बोर्ड रूम में आके मुझे बोली, सर यार ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आता, चिल्ड्रंस डे नहीं मनाओगे? मैंने बोला क्या चिल्ड्रंस डे, छोड़ो। तो बोले हम टीचर्स डे मना रहे हैं। मैं ठीक है चलो। तो मैंने बोला मैं एक काम करता हूं, तुम सबको भूल भुलैया 3 लेके चलता हूं। दिल पे ले लिया। तो मैं तुम सबको भूल भुलैया 3 लेके चलता हूं, ठीक है भाई। लेकिन मैंने काली मां को एक शर्त रखी। मैंने शर्त ये रखी कि देख भाई, ले तो जाऊंगा पीवीआर या आइनॉक्स, लेकिन मैं ऑन द स्पॉट टिकट नहीं खरीदूंगा। मैं पहले से टिकट बुक करूंगा, लेकिन उसमें भी मेरी शर्त है। क्या शर्त है? यदि टिकट, दिल पे मत लेना, 100 रुपए का आया तो मैं ले जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं ले जाने वाला, जा। अब क्या हुआ, मैंने काली मां पे शर्त रखी कि भैया 100 रुपए का होगा तो मैं ले जाऊंगा, नहीं तो नहीं ले जाऊंगा। कालिंदी ने भी बोल दिया हाँ ठीक है चलो। वहां गए, कहा, पीवीआर या आइनॉक्स, अपन सब गए। हैंड टू हैंड टिकट खरीद रहा था, तो टिकट 150 का आ गया। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लेकिन यदि ये टिकट कितने का आ गया,
हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता क्या है समझिएगा। मान लीजिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात बता रहा हूं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 3 पैमाने पे गेम खेला जाता है। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 1, 3, 6। 1 महीने बाद, जैसे आज तारीख है 14 नवंबर, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा 14 दिसंबर के लिए, और मैं बोलूंगा कि मैं तुम्हें शेयर, मैं तुम्हें माल, मैं तुम्हें गुड्स 14 दिसंबर को ही बेचूंगा, लेकिन उसकी प्राइस हम दोनों के बीच में आज से डिसाइड हो जाएगी। प्री डिटरमाइंड प्राइस हम दोनों के बीच में आज से डिसाइड हो जाएगी, बट डिपेंड ऑन मार्केट कि 14 दिसंबर को मार्केट क्या है। यदि मार्केट बढ़ गया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, जाओ भाई, समझे। तो शेयर मार्केट में इस नाम को पता क्या बोलता है? डेरिवेटिव्स। सुना कभी नाम? बहुत खतरनाक नाम है ये, डेरिवेटिव्स। इसमें क्या होता है, हम शेयर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट सामने वाली पार्टी से कर लेते हैं 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, लेकिन किस प्राइस पे करते हैं? प्री डिटरमाइन। लेकिन उसमें भी कंडीशन लगाते हैं कि ये मेरी प्राइस है, इससे ऊपर हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, कनक आई मेरे पास, बोले 14 दिसंबर को मुझे 10,000 किलो आलू चाहिए, लेकिन कब आई? आज क्या? मैंने कनक को बोला, कनक मैं 22 रुपए पर किलो में आलू दूंगा 14 दिसंबर को। ठीक, चक्कर क्या है, 10,000 किलो तो आलू मेरे पास में नहीं है। अब मुझे 10,000 किलो आलू लेना पड़ेगा, और मैंने कनक को प्राइस क्या कोट कर दी, यानी मुझे 22 से कम में लेना पड़ेगा, तभी तो मुनाफा है। आया समझ? यानी यहां पर अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट लिमिटेड हो सकता है। नहीं समझे? कल को यदि 23 पे आ गया, 24 पे आ गया, तो या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। अरे मुझे यदि आलू 23 रुपए पे पड़ रहा है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा, यही होगा ना। और या कनक ने बॉन्ड ही ऐसा बनवा लिया ना, भाई आलू तो चाहिए मुझे और लेकर आके तुम ही दोगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करना, केस ठोक दूंगी तुम्हारे ऊपर। तो मतलब कितना भी हो जाए आलू तो मुझसे ही खरीदेगी, ये तो पक्की बात है। और उसने लगा दिया केस ठोक दूंगी, यानी कल को आलू 23-24 में मिले, लाकर देना पड़ेगा। यानी कुल मिला के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साला डेंजरस कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में प्री डिटरमाइंड प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है, लेकिन साला खतरा है। अब लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? भविष्य में जो प्राइस होगी उस पर डील करेंगे। मैंने कालिंदी को बोल दिया, जो प्राइस पीवीआर आइनॉक्स कोट करेगा मैं खरीद लूंगा टिकट, जा। ऐसा मैंने इसको बोल दिया, यानी कनक को, या कनक ने मुझे बोल दिया, सर अभी मत करो, 14 दिसंबर को जो भी प्राइस होगी 35 रुपए किलो, 36 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, मैं देने को रेडी हूं, आप तो ले आओ आलू। फ्यूचर में फ्लेक्सिबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर कैंसिल नहीं होता, क्योंकि सामने वाली पार्टी ठीक है जो होगा हम दे देंगे, बट फॉरवर्ड में साला तकलीफ है। अब जो मैं तुम्हें अभी समझाने जा रहा हूं वो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड में प्राइस पहले से क्या हो जाती है, तो 1 मिनट रुको, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस क्या हो जाएगी? प्री डिटरमाइंड प्राइस हो जाती है कि नहीं भैया इस पे ही लेंगे। लेकिन अब आप तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, हुआ क्या, मैं गया फॉरेन कंट्री उधारी में मशीन खरीदने। अब मैं भी सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा, बेवकूफ, जिस दिन खरीदने गया उस दिन तो मैंने उससे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं। अब सुनना, उस दिन डॉलर चल रहा था 63, जिस दिन मैंने क्या किया, उधारी में खरीदा, और मैं उधारी में खरीद के ले आया और मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। मेरे को किसी ने बताया या किसी सीए ने बताया, अरे पागल आदमी, जाके फॉरवर्ड पे करके आ, नहीं तो फ्यूचर पे तो क्या ही प्राइस होगी, डॉलर तो बढ़ते जाएगा। मैं अगली बार फिर गया, या उसको फोन लगाया या उसको मेल किया कि भाई मैं इसी प्राइस पे लूंगा, बस खत्म, इससे बड़ी हुई प्राइस पे नहीं लूंगा। मैंने 2 रुपया और बढ़ा दिया, चल तेरा भी फायदा मेरा नुकसान, लेकिन मैं तो इसी पे लूंगा। मैं तो 63 भी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी गलती है। मैं जब पहली बार गया तो मैंने कोट नहीं किया, अगली बार जा रहा हूं तो थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने बढ़ा दिया। मैंने चल ठीक है, यहां पर यही पढ़ना है, यानी सुनना ध्यान से। 22-23, 23-24, 22-23 में जब अब मशीन
लेकर आओगे तो डॉलर 20,000 मल्टीप्लाई 63 पे लेकर आओगे, और माइनस क्या करोगे? दिल पे मत लेना, अपने मन से रेट ले रहा हूं, डेप्रिसिएशन 10% लगाओगे। लेकिन एक बार एक करना, फिर मैं लेकिन पे जाता हूं। 20,000 मल्टीप्लाई 63 कितना होता है? एक मिनट, अरे 12,60,000, और इस पे 10% का डेप्रिसिएशन। चौबीस, 34, ये हो गया, ये हो गया। अब हम कहा आ गए? 23-24 में मैं गया, मैंने क्या बोला? जल्दी बोलो, मैंने क्या बोला? कि मैं कॉन्ट्रैक्ट अब 65 पे लॉक कर रहा हूं। लॉक, ये होता है फॉरवर्ड। लॉक कर दो प्राइस। अब प्राइस आगे बढ़ेगी भी तो भी यही देना है, घटेगी भी तो यही देना। अब बताओ प्राइस बढ़ी कि घटी? तो तुम यहां पर डॉलर 20,000 जितने की मशीन लेकर आए थे, उसमें 2 रुपया फर्दर ऐड करोगे अगले साल। कितने हो गए? और अब तुम 11,74,000 पे डेप्रिसिएशन लगाओगे, जो इतना आएगा। आया समझ? यानी पहले बार 22-23 में 63 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, और दूसरी बार प्राइस पहले बढ़ाओगे और फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे। ये है केस। अब आइए आपको एक बात समझाता हूं, ये पढ़िए। केस नंबर है 9, 9वां नंबर केस है। नारंग टेक्सटाइल ने मशीन खरीदी जर्मनी से। यूरो लिखा है, कितने यूरो में? कब खरीदी? पढ़िए, साल कौन सा आया? 22-23। किस बैंक से लोन लिया? और उस समय एक्सचेंज रेट क्या चल रहा था? 1 यूरो बराबर 65। उठाओ कैलसी, 65 लाख हो जाएगा। 1 लाख मल्टीप्लाई 65, 65 लाख पे लगाओ डेप्रिसिएशन। 180 डेज से ज्यादा है। 65 लाख पे, क्या ये मशीन है ना, 15%। 65 लाख पे 15%। एक काम करो ना, माइनस ही कर दो। 65 लाख माइनस 15%, 65 लाख माइनस 15% कितना आया? 55,25,000। ये हो गया पहला साल। अब देखो, ये देखो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। आ गया फॉरवर्ड पे, कब आया? यानी साल क्या आया? कितना प्राइस लॉक हो गई? यानी कितना बड़ा? 2। 1 लाख यूरो था, मल्टीप्लाई 2 लाख। तो जो तुम्हारा 55 लाख का फिगर है, उसमें 2 लाख ऐड कर दो, 57,25,000, और उसका 15% निकाल लो। समझ आया? अरे समझ आया? चलो क्वेश्चन करते हैं। केस 3, केस 3 आपको मैंने ऊपर हेडिंग लिखा दी है, एक आप इसमें प्रोविजन लिख लीजिए। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी एड, डिक्रीज लेस। चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं। 22-23 यूरो था 1 लाख, मशीन का केस है, मल्टीप्लाई 65, डेप्रिसिएशन लगा दिया 15%। निकालो। नाइन लाख, आप आ गए 23-24 में, और रेट आपकी बढ़ गई।
कितने से बढ़ा? 2 रुपए से यूरो हो गया 1 लाख, 2 लाख, 57,25,000। ये दो कहां से आए मैं लिख देता हूं, 67 माइनस 65। अब आप इस पे डेप्रिसिएशन लगा दीजिए और आंसर ले आइए, कर दीजिए माइनस। छियासठ 66, 250। तो ये था आपका 9th नंबर केस। केसेस करके जाना, एग्जाम में यही आते हैं। लिखना पड़ेगा ना, ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो करें अगला केस। हटाऊं? अब अगला केस आएगा, टिक करते जाना यार, कौन कौन से क्वेश्चन होते जा रहे हैं। अगला केस है क्वेश्चन नंबर 8। आइए, केस नंबर क्या है? 4। पढ़िए मैंने क्या लिखा है। असेट खरीदना चाहिए किससे? अकाउंट पे चेक, और वो भी कितनी अमाउंट से ज्यादा हो? बचपन, यानी आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन में आपको हर एंट्री जितनी भी अकाउंट्स में होती थी, उसमें मोस्टली एंट्री में आपको यह सिखाया जाता था कैश में लिखो, सैलरी टू कैश, कैरेज टू कैश। जैसे लिख दिया सैलरी पेड, तो अपन अधिकतर फाउंडेशन लेवल पे क्या करते थे? सैलरी टू कैश। बट ये गलत है, कैश में डील होता ही नहीं है। यदि आपने कैश में डील किया, हद से हद बढ़ते गए, ज्यादा इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। कैश में नहीं करना। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन वो फिर क्या हो जाता है? ब्लैक मनी। और किस दिन हल्ला बोला इनकम टैक्स ने, गए। तो भैया एक लिमिट है, और ये लिमिट अपने आप में क्या है? फिक्स। 10,000 से ज्यादा का अमाउंट इसमें चेक से, मान लीजिए, बिल पे मत लेना, कि ये आया 8,000 का और ये कैश है, चलेगा। मैंने पेमेंट कैश में किया, चलेगा। ये कैमरा आया मान लीजिए 9,000 का, पेमेंट कैश में किया, चलेगा। लेकिन लैपटॉप आया 40,000 का, अब पेमेंट चेक से ही करना है, कैश नहीं चलेगा। लेकिन यदि आपने कोई फिक्स्ड असेट खरीदी 10,000 से ज्यादा की और पेमेंट कैश में करके आ गए, इफ लिखना मत अभी, पेमेंट मेड इन कैश मोर देन रुपीज, ठीक है, तो क्या होगा पता है? इसका इंपैक्ट होगा, या ये भी लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी क्लेम्ड। आप क्लेम नहीं कर सकते,
क्योंकि वो असेट आपकी रोकड़ा की है, कैश, और कैश यानी ब्लैक मनी। ब्लैक मनी है तो हो गया शक, पैसे कहां से आए, किधर से उठा लिया है, और यदि आए तो बताओ उसका डिस्क्लोजर। तो ध्यान रखना, मान लीजिए कि मैं एक जनरेटर लेकर आया किर्लोस्कर का, नीचे पड़ा हुआ देखना, जब तुम नीचे से आते हो जहां पे बाइकें लगी रहती स्टैंड, किर्लोस्कर का जनरेटर लेकर आ गए 10 लाख रुपए का कैश में, नो डेप्रिसिएशन, आप नहीं लगा सकते। अगला, आप मान लीजिए बिल्डिंग खरीदा आपने, जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो पूरी बिल्डिंग है इस पे प्रेरक सर डेप्रिसिएशन क्लेम कर ही नहीं सकते। पूछो क्यों? 80 करोड़ पूरा कैश है। कितनी बड़ी बेवकूफी करी है। अब कैश है तो डेप्रिसिएशन और इनकम टैक्स, समझ आया? तो भैया ये नहीं कर सकते आप, पूरा पैसा कैश में है। अब इन्होंने क्या किया है, जैसे मटेरियल आया, माल आया, बालू, रेती, कैश, सीमेंट, कैश, सरिया, कैश। बिल्डिंग की हकीकत में वैल्यू दिखाई गई है मात्र 20-30 करोड़ की, मात्र 20-30 करोड़ की, बैलेंस शीट में खड़ी है बिल्डिंग मात्र 20-30 करोड़ की। यदि कोई इनकम टैक्स का बंदा सर्वे करने आ गया ना, तो वो लगा देगी लंका। लंका इसलिए लगा के चला जाएगा मुन्ना कि जब हमने बिल्ड, आपको मालूम है सर्वे करने का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट करना, साइज, साइज से निकलेगा रेट, रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां आंकड़ा जाएगा, और बैलेंस शीट किस पे खड़ी है? 20-30 करोड़ पे। तो भैया पहली बात तो ये लगा नहीं रहे हैं डेप्रिसिएशन, कितने पे लगा रहे हैं? 20-30 करोड़ पे। और यदि इन्होंने 70-80 करोड़ दिखा दिया कभी, मान लो गलती से, ये गलती से इनकम टैक्स पहुंच गया है, कैश कहां गया, कहां से आया? बोले बच्चों की फीस। सुनना ध्यान से, कैश कहां से आया? बोले बच्चों की फीस, मेन सोर्स तो यही है। तो बोले बेटा बच्चों की फीस पे तो जीएसटी लगता है, इसका मतलब जीएसटी भी जेब में। सीधी सी बात, जीएसटी जमा ही नहीं हुआ है। समझ आया? क्योंकि यदि जीएसटी जमा होता तो बिल्डिंग 80 नहीं 100 करोड़ पे खड़ी रहती। वाइट मनी है नहीं, तो कनक इस पे विचार करेंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, यदि आपने बिल्डिंग या मशीन खड़ी कर दी कैश में, बेटा गए उस दिन। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, किधर छापा पड़ा? बाय ऑनलाइन चल रहा है यार, छोड़ो। इंदौर की सबसे बड़ी कोचिंग क्लास में छापा पड़ा है, अब मैं नाम नहीं बता सकता, तुम समझ जाओ। सीएस की है, 30-40 साल पुरानी कोचिंग है। मैं छापा पड़ गया 2018 में, 7 दिन लगातार कंटिन्यू नाटा। अरे कॉमर्स क्लास बंद, कॉमर्स क्लास बंद, और बंद होने के बाद रिमांड पे, रिमांड मतलब पूछा था, तुमने वो मूवी देखी बेबी, अक्षय कुमार की? वो बेबी नहीं, बेबी यानी मिशन। देखिए उसमें इंटरोगेशन होता है, एक मारता दांत तोड़ देता है, खैर मारना मारना तो नहीं है, लेकिन हाँ 7 दिन तक सारी जो स्टाफ फैकल्टीज हैं उनसे इंटरोगेशन हुआ है। पैसे कहां से आए? अब फैकल्टी बोलेगी मुझे क्या मालूम, यदि छापा पड़ा तो मैं भी आटे में आऊंगा। क्यों? पूछो ना, सीए नहीं, क्योंकि हमको यहां पर सैलरी पेमेंट हो ही नहीं रहा है, हमको तो फीस मिल रही है। सीधी बात, हम भी आटे में आएंगे। यदि जेके शाह में छापा पड़ गया, और छोड़ो वो जेके शाह तक तो नहीं जाएगा, जेके शाह तक छापा पड़ गया, यार वो बंदा सब व्हाइट मनी करता है, ब्लैक है ही नहीं उसका कुछ। यदि छापा पड़ गया तो सारी फैकल्टी आटे में आएंगी। पूछो क्यों? सैलरी है ही नहीं, 1-1 घंटे का पैसा मिलता है, 1 घंटे का ऐसा। तो भैया ये बड़ा लफड़े वाला काम है। और नहीं,
तो ये है सच में, अरे भाई बहुत लफड़े वाला काम है ये। और आप याद करो बेसिक चैप्टर, यदि आपने नहीं बताया कि पैसा कहां से है, अनडिस्क्लोज इनकम, आपके खर्चे को भी इनकम मान लिया जाएगा। 78% का टैक्स, 300% की पेनल्टी। टन टन। अभी तो भाई कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए कोई इतना बड़ा अमाउंट कैश में नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा अमाउंट कैश में कभी नहीं करना चाहिए। समझ गए? मैं तुमको एक केस स्टडी सुनाता हूं, बट ये केस स्टडी इससे रिलेट नहीं है, बस एक क्या बोलते हैं नॉलेज ले लो और सुन लो, बट इस सेक्शन से रिलेट नहीं है। सुनना, बहुत अच्छा केस हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया 1975, 1975। टाइम्स ऑफ इंडिया उस समय का जाना माना पेपर, नया नया पेपर आया था माहेश्वरी जी। कब आया था? 1975 में। और इकोनॉमिक टाइम्स पे भारी पड़ गया, क्योंकि खुला एडवर्टीजमेंट, पहले तो खुले एडवर्टीजमेंट होते, खुले मतलब ये फालतू वो फालतू। जैसे 2006 में जब नायका आया तो लैक्मे पे भारी पड़ गया। कैसे? लैक्मे की जो नेल पॉलिश होती है, खुला एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि लैक्मे की नेल पॉलिश लगाने से होता है कैंसर। जब पेप्सी मार्केट में आया तो कोको कोला की 12 बजा दिया कि कोको कोला पीने से होता है कैंसर। आजकल तो ये सब बैन हो गया, बहुत साल हो गए। एडवर्टीजमेंट एक्ट में लिख दिया कि आप खुला एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। अब सुनना, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस समय 5 करोड़ की कैश ट्रांजैक्शन किए थे, यानी 5 करोड़ का कैश ट्रांजैक्शन ब्लैक मनी, कहीं से ब्लैक मनी आई होगी कहीं से। अच्छा, 1975 का प्रोविजन देखें और आज का देखें तो आज तो मोदी सरकार बैठी है, कांग्रेस सरकार थी, और 1961 में जो टैक्स आया है तो ज्यादातर टैक्स में इतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, लूपहोल्स थे, चोरी करने का रास्ता था। तो पहले ये सेक्शन नहीं थी अनडिस्क्लोज इनकम, ये सेक्शन थी नहीं। तो अभी सुनना आप मजेदार कहानी, ये रियल केस है, बॉम्बे का है, मुंबई। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले को संडे के दिन, रविवार के दिन कहीं से र्यूमर भनक पड़ी कि थर्सडे के दिन, यानी आने वाले गुरुवार थर्सडे को इनकम टैक्स का छापा पड़ने वाला है, इनकम टैक्स तलाशी करने आ रहा है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, मान लो फैक्ट्री का इतना हिस्सा खाली पड़ा हुआ था, वेकेंट है, और इतने हिस्से में फैक्ट्री रन कर रही थी और ये हिस्सा खाली पड़ा था। संडे के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को जब भनक पड़ी तो उन्होंने फैक्ट्री से कुछ 50 आदमी उठा लिए और उन आदमी को यहां पे काम पे लगा दिया। अब वो मैं काम बाद में बताऊंगा काम क्या था, काम पे लगा दिया। संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 24 घंटा काम चला, खाना पीना सब, तीनों टाइम का, चारों टाइम का जो भी है सब दिया, पैसे भी दिए, सब कुछ दिया, और कुल मिला के 24 घंटा 4 दिन काम चला। बुधवार के दिन काम खत्म हुआ। थर्सडे को जैसे सुना था वैसे इनकम टैक्स पधार गया इनकी ऑफिस में, और पहले ये सब नहीं होता था, रजिस्टर मैनुअल, और मैनुअल रजिस्टर तो पेन की लिखी है, पेज फाड़ो नया लगाओ। अब इन्होंने क्या किया, 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन 8 महीने बैक का दिखा दिया। चोरी हुई आज और लिखा पढ़ी करी 8 महीने पुरानी। समझ गए? जैसे नवंबर का महीना चल रहा है तो जनवरी फरवरी की लिखा पढ़ी कर दी। मैनुअल यही होता है, फाड़ो पेज लगाओ। अब क्या हुआ, इनकम टैक्स वाले आए, चेक किया रजिस्टर, समझ में नहीं आया, लेकिन एक ट्रांजैक्शन दिखा 5 करोड़ का, ये क्या है, और इसमें लिखा था वेलफेयर एक्सपेंस। उसने क्या किया, 5 करोड़ की कैश मनी को वेलफेयर के नाम पर यूज कर लिया, 5 करोड़ की कैश मनी को वेलफेयर के नाम पर यूज कर लिया।
अब आप सुनना क्या किया, क्या हरकत क्या करी। इनकम टैक्स वालों ने बोला माहेश्वरी जी भूख लग रही है, शांति। इनकम टैक्स में जो कमिश्नर आया था वो कमिश्नर था एडिशनल कमिश्नर। उसने बोला ये ट्रांजैक्शन जरा समझाना। तो बोले साहब 8 महीना पहले, मैंने क्या बोला, पहले इतने लूपहोल्स होते थे कि लोग पूछते नहीं थे पैसे कहां से आए, लोग पूछते थे पैसे कहां लगे। तो बोले 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन क्या है, ये वेलफेयर एक्सपेंस। बोले आइए सर हम आपको दिखा देते फिजिकली कि क्या है। बोले 8-10 महीने पहले ऐसा कुछ काम हुआ है। तो ये जो एरिया वैकेंट था, इस एरिया पे इन्होंने गणेश जी का मंदिर बनाया 4 दिन के अंदर। और गणेश जी का मंदिर पूरा एकदम 5 करोड़ का मंदिर क्या होता है भैया, आलीशान वाला मंदिर, मार्बल टाइल्स। उस समय तो टाइल्स बहुत बड़ी बात है। 5 करोड़ का मंदिर। इनकम टैक्स को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, उसने केस ठोक दिया टाइम्स ऑफ इंडिया पे। अब टाइम्स ऑफ इंडिया का एडवोकेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट में भिड़त हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट में जब भिड़त हुई तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जब दलीलें हुई, इसकी दलील उसकी दलील, कोर्ट में टाइम्स ऑफ इंडिया के एडवोकेट ने खाली इतना सा बोला कि सर जो मजदूर हमारे यहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं, जो पेपर छापते हैं, उनसे हम 10-10 घंटा 12-12 घंटा काम करवाते हैं, तो उनको मेंटल पीस चाहिए, इसके लिए मंदिर बनाया। घर जाते हैं तो बीवी बच्चे लड़ाई झगड़ा, तो उसके लिए मंदिर बनाया। भजन कीर्तन करो, शांति, मेंटल पीस। कोर्ट को बात समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आ गई कि बात तो सही बोल रहा है। 1975 का केस से लेके आज 2024 तक जिधर जिधर मंदिर बनता है, हाई कोर्ट ने 2 बात बोली, मंदिर टूटेगा नहीं, नहीं तो धर्म पे विवाद हो जाएगा। सेकंड केस, मंदिर बनाने पे डिडक्शन मिलेगी, यानी पूरी 5 करोड़ के डिडक्शन लेके चला गया वो, और कंपनी आ गई नेट लॉस में, नो टैक्स। मैं आपको सीधा साधा एग्जांपल देता हूं। आईटी पार्क देखा है? आईटी पार्क के जस्ट सामने देखना, 3 साल पहले तक मंदिर नहीं था, क्योंकि मैं उसी रोड पे रहता हूं, उसी एरिया पे, रोड मतलब रास्ते पे नहीं, उसी एरिया में रहता हूं। 3 साल पहले तक मंदिर नहीं था। एक बाबा है, मुल्ला दाढ़ी है, हिंदू है, यहां तक की दाढ़ी है, ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनता है। उसने वहां पर सिर्फ एक हनुमान जी की लाल ऑरेंज कलर की होती है ना, हनुमान जी की ऑरेंज, पत्थर लगा के पूजा करना शुरू कर दी। धीरे 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 लोग वहां पे दान चढ़ाना शुरू, वो देखा होगा तुमने पीके। धीरे 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 मंदिर एक इतना सा छोटा मंदिर बन गया, समझ गए? और अब आप मजेदार बात सुनना, आईटी पार्क की रोड 2023 से बनना शुरू हुई। रोड के बीच में आ रहा था मंदिर, लेकिन मैंने क्या बोला, धर्म मंदिर तोड़ना नहीं, विवाद हो जाएंगे। मंदिर को तोड़ा तो नहीं, उल्टा मंदिर को ही नगर निगम ने इतना बड़ा बना दिया। अब आप जाओ उधर, बाबा उधर ही रहते हैं आजकल। बाबा को पहले रहने की जगह नहीं होगी, मंदिर। सपना संगीता देखा है? सपना संगीता थिएटर नहीं, आप सपना संगीता एरिया में जाना, उधर किसी से पूछना विक्रम टावर कहां पर है। विक्रम टावर के उधर देखना, पहले ऑटो वालों को खड़ा होने नहीं देते थे, पुलिस वाले लात मार मार के भगाते थे। बिल्डिंग वाले कंप्लेन कर देते थे कि साला यहां पे खड़े होते हैं, हमारी पार्किंग ब्लॉक होती है। ऑटो वालों, क्योंकि ये मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मेरी पहले वहां पे कोचिंग क्लास थी। ऑटो वालों ने मिल करके 15 दिन के अंदर साईं बाबा का मंदिर बना दिया। आप देखना वहां पे साईं बाबा का मंदिर बना हुआ है, छोटा सा मार्बल टाइल्स का, इतना सा, और पार्किंग बन गई ऑटो की। एरिया घेरना है तो मंदिर बनाओ, सीधी बात। इधर देखो मस्जिद है, दिख रही है, इसको नगर निगम तोड़ेगी नहीं। अब उतना एरिया ब्लॉक हो गया, और उस एरिया के कटघरे में मैकेनिक आ गए। अब मैकेनिक की जितनी भी शॉप दिख रही है आपको, शॉप मतलब वर्कशॉप, इलीगल है ये सब। देखो आप, वो टीना लगा के बैठे हुए हैं। ये पहले मस्जिद तोड़ना है, मस्जिद के लिए हाईकोर्ट, मस्जिद मंदिर तोड़ना मतलब अयोध्या बना, मस्जिद तोड़ के बना। तो कुल मिला के ऐसा है
कितने हो गए दलीलें? तो भाई तब से लेके आज तक मंदिर को वेलफेयर, मस्जिद को वेलफेयर, चर्च को वेलफेयर, गुरुद्वारा को वेलफेयर एक्सपेंसेस के नाम से लिखा जाता है। वेलफेयर करो, डिडक्शन लो। समझ गए कि नहीं समझे? और ये केस स्टडी समझ में आई? अरे ये लिखो तो किस पे क्या नहीं मिलेगा। रामचरण जी की जय हो। वो पिज्जा खा लो, मेरी क्लास तो हो गई, मैं कल पढ़ाऊंगा। अब तो डिस्क्लोज करना कंपलसरी हो गया। नहीं, क्योंकि कैश में हुआ है। लो ये लिख लिया क्या तुमने? चलो आज की सभा यहां समाप्त होती है और अब तुम पिज्जा पार्टी करो, हम भी करेंगे। अब एक राज रह गया, विनय सर को बुला लेंगे, वो आने वाले हैं।